आज हम लोग मेनली फोकस करेंगे डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए जो एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसको डिराइव करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके पहले मैं इसको डिराइव करूं, कुछ अच्छे आइडियाज के बारे में बात करते हैं जिनके बगैर हम लोग इस चीज को कंप्लीटली नहीं समझ पाएंगे। पहले पॉइंट को समझते हैं। पहला पॉइंट है थर्मल वेलोसिटी। क्लास 11th में आप लोगों को पढ़ाया गया है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। अगर एक स्वतंत्र पार्टिकल अगर है तो उसके पास कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। इट कैन इंडिपेंडेंटली मूव अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और टेम्परेचर T पर इसके पास हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी एनर्जी है? 1/2 kT, 1/2 kT। और इसके अलॉन्ग जो है 1/2 kT के बराबर होगा थर्मल एनर्जी। ठीक है, यहाँ T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है कंडक्टर का और K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर यह एक इलेक्ट्रॉन है तो टेम्परेचर T पर उसके पास कुल कितनी एनर्जी हुई? 3/2 kT। ये थर्मल एनर्जी है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ½ mv² के रूप में। तो काइनेटिक एनर्जी के रूप में अगर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? उसके जरिए इधर उधर चलेंगे। तो ये देखिए कंडक्टर है जिसमें एक पहला इलेक्ट्रॉन जो है un वेलोसिटी से इधर भाग रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन u2 वेलोसिटी से इधर भाग रहा है, तीसरा इलेक्ट्रॉन u3 वेलोसिटी से इधर की तरफ भाग रहा है। ठीक है, सब रैंडमली हियर एंड देयर भाग रहे हैं। लेकिन अगर इनकी वेलोसिटीज का अगर सम किया जाए, एवरेज लिया जाए, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un, ठीक है, डिवाइडेड बाई n किया जाए तो दिस कम्स आउट टू बी 0। भला क्यों 0? क्योंकि नेट ट्रांसपोर्ट नहीं है। मतलब ये क्रॉस सेक्शन अगर ये ले लिया जाए तो इससे जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं। सोचिए अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है? केवल अगर ये बाहर अगर एक बल्ब लगा दें तो नेट ट्रांसपोर्ट होने लगेगा, तो बिना कुछ किए ही क्या होगा? उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगी। ठीक है, तो ऐसा होता नहीं कि कोई कंडक्टर लीजिए और एक बल्ब लगा दीजिए तो अपने आप जलने लगे। ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि दो द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द कंडक्टर हियर एंड देयर, बट इफ वी टेक एनी क्रॉस सेक्शन, थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन नेट फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज 0। ठीक है, मतलब अगर 10 इधर जा रहा है तो 10 इधर जा रहा है। रैंडम वेलोसिटी ऐसे ढंग से है। मैथमेटिक्स वाइज हम कहेंगे कि सभी की अगर वेलोसिटीज का एवरेज ले लिया जाए तो दैट टर्न्स आउट टू बी 0। सभी इलेक्ट्रॉन्स की जिनके पास थर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी कंडक्टर के भीतर, उनकी जो थर्मल वेलोसिटीज का एवरेज है दैट इज इक्वल टू 0। और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? कोई भी क्रॉस सेक्शन अगर ले लीजिए तो उसके थ्रू गुजरने वाला नेट चार्ज क्या है? 0 है। ठीक है, तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 हमने समझा दिया और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने बताया कि नेट फ्लो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब आइए कॉन्सेप्ट ऑफ रिलैक्सेशन टाइम के बारे में बात करते हैं। ये रिलैक्सेशन टाइम क्या है? जब कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो यहां गया, यहां टक्कर हुई, फिर यहां पर आया, यहां टक्कर हुई। ठीक है, फिर यहां पर गया, यहां टक्कर हुई, फिर यहां पर गया, यहां टक्कर हुई, फिर यहां पर गया, यहां टक्कर हुई, फिर यहां पर आया, यहां टक्कर हुई। तो भाई यहां पर कोलिजन, वो पहला कोलिजन, दूसरा कोलिजन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। ठीक है, तो ये पहला कोलिजन से दूसरा कोलिजन के बीच में जो समय है वो मान लीजिए τ1 है। दूसरा और तीसरा के बीच में जो है देखिए दूरी बढ़ गई है, तो यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा? τ2 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा कम है तीसरा से चौथा के बीच में। ठीक है, ये 5वां है, ये 6वां है और ये 7वां है।
ठीक है, तो ये टाउ 3 हो गया, यहाँ पर टाउ 4 हो गया, यहाँ पर टाउ 5 हो गया, यहाँ टाउ 6 हो गया। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इधर उधर तो दो कोलिजन के बीच में चली गई दूरी समान नहीं होती है। अब मान लेते हैं कि उनके पास थोड़ा देर के लिए थर्मल वेलोसिटी क्या है, हमेशा समान है। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ से यहाँ की वेलोसिटी और यहाँ से यहाँ की वेलोसिटी में अंतर हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपस में भी तो टकरा रहे हैं, तो एक्सचेंज करेंगे, वेलोसिटी का एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम मान लेते हैं अपनी सुविधा के लिए कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी नहीं बदल रही है, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ जाने के समय और यहाँ से यहाँ तक जाने के समय में अंतर होगा। ठीक है, तो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन हमेशा समान समय नहीं लग रहा है, नहीं मिल रहा है। तो सभी समय जो है टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जितने भी आप कोलिजन देख सकते हैं उनका टाइम निकालिए, टाइम इंटरवल टाउ 3 प्लस डॉट 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 प्लस टाउ एन, इन सब का एवरेज ले लीजिए, बाई एन कर दीजिए। ठीक है, मान लीजिए एन इलेक्ट्रॉन्स के आप एक इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं, एन इलेक्ट्रॉन्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर जो एवरेज ऑफ द टाइम इंटरवल्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स अगर निकाला जाए और उसका एवरेज लिया जाए तो इसको टाउ से दर्शाते हैं, and this is called the relaxation time. Relaxation time, शांति काल, हिंदी में क्या बोलते हैं, शांति काल, और अंग्रेजी में रिलैक्सेशन टाइम। सो कोई पूछे कि रिलैक्सेशन टाइम क्या है, तो आप बोलिए कि जब इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टर के भीतर फ्री अवस्था में होता है तो उसके पास थर्मल एनर्जी होती है, जिसके कारण वो क्या करता है, इधर उधर टहलता रहता है और बार बार कोलिजन होती है, बार बार कोलिजन होती है। तो दो कोलिजन के बीच में डिस्टेंस समान नहीं होती है, तो दो कोलिजन के बीच में जो है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल भी सेम नहीं होता है। तो जो एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स आएगा, दैट इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम। सो रिलैक्सेशन टाइम इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, ओके। यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है कि मान लीजिए कि इसी कंडक्टर के भीतर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रैंडम मोशन कर रहे हैं उनका रिलैक्सेशन टाइम जो 3 यूनिट ऑफ टाइम है। यूनिट ऑफ टाइम लिख रहे हैं, सेकंड नहीं लिख रहे हैं, माइक्रो सेकंड नहीं लिख रहे हैं, नैनो सेकंड नहीं लिख रहे हैं, ये एक्चुअली नैनो सेकंड के ऑर्डर का होगा। ठीक है, लेकिन हमने यूनिट ऑफ टाइम लिख लिया है, ठीक है ना, ताकि वो झंझट खत्म हो जाए। अब 3 यूनिट ऑफ टाइम क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में चलता है तो उसका बार बार टक्कर होता है एटम्स से, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो औसतन जो है समय लग रहा है टक्कर के बीच में कंसेक्यूटिव है ना, उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है, और मैंने किसी क्षण विशेष पर सभी इलेक्ट्रॉन्स को देखा और कुल मान लीजिए 5 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इलेक्ट्रॉन का टक्कर हुआ और वो यहां आ चुका है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का टक्कर हुआ वो यहीं पर है। ठीक है, तीसरे इलेक्ट्रॉन का टक्कर हुआ है यहां से, वो यहां आ चुका है, यहां टक्कर हुआ और यहां आ चुका है। ठीक है, चौथे का हुआ है वो यहां आ चुका है, 5वें का हुआ है वो यहां आ चुका है, यहां टक्कर हुआ है, फिर उसके बाद कितना चल चुका है वो उसके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है ना, तो टक्कर के बाद पहले ने टाउ 1 इज इक्वल टू 5 सेकेंड 5 यूनिट ऑफ टाइम व्यतीत कर लिया है, टाउ 2 यूनिट, टाउ 2 इज इक्वल टू 2 यूनिट ऑफ टाइम व्यतीत कर लिया है, टाउ 3 कितना हो चुका है, 4 यूनिट ऑफ टाइम हो चुका है, टाउ 4 इज इक्वल टू 2 यूनिट ऑफ टाइम ले चुका है टक्कर के बाद। ठीक है, और टाउ 5 3 यूनिट ऑफ टाइम ले चुका है, टाउ 5। ठीक है, तो
किसी क्षण पर हमने फोटोग्राफी की और पाया कि 5 इलेक्ट्रॉन जो है, हमने मान लिया सरलीकरण के लिए कि 5 इलेक्ट्रॉन, हालांकि वो तो मोल के ऑर्डर के होंगे। 5 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके बारे में नोट किया तो पाया गया कि पहला वाला इलेक्ट्रॉन जो है टक्कर के बाद 5 यूनिट टाइम व्यतीत कर चुका है। तो 5 यूनिट को हम लिख सकते हैं 3 यूनिट प्लस 2 यूनिट, ठीक है। और दूसरे ने कितना समय व्यतीत किया टक्कर के बाद? 1 यूनिट। 1 यूनिट के लिख सकते हैं 3 माइनस 2 यूनिट ऑफ टाइम। और तीसरे ने 4, तो इसको 3 प्लस 1 कह सकते हैं। पांचवें ने 2 यूनिट, तो 3 माइनस 1 कह सकते हैं। और छठवें ने 3 यूनिट, ठीक है। तो हम क्या करने जा रहे हैं कि टक्कर की बाद अलग अलग इलेक्ट्रॉनों ने कितना समय व्यतीत कर लिया है उनका औसत निकालना चाह रहे हैं। औसत निकालना चाह रहे हैं। तो टाउ एवरेज इज इक्वल क्या हो जाएगा? टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस टाउ 4 प्लस टाउ 5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो टाउ 1 क्या है? 3 प्लस 2 है। और टाउ 2 कितना है? 3 माइनस 2 है। टाउ 3 कितना है? 3 प्लस 1 है। टाउ 4 कितना है? 3 माइनस 1 है। टाउ 5 कितना है? 3 है। होल डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो अगर एवरेज लिया जाए तो देखिए ये प्लस 2 ये माइनस 2 से कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 से कैंसिल हो गया। और 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, तो दिस इज इक्वल 5 इंटू 3 बाई 5, ठीक है। ओके, इज इक्वल टू 3 यूनिट ऑफ टाइम। तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है? हमने तो पहले ही बताया था कि रिलैक्सेशन टाइम इज द एवरेज टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन। तो इस वाले एग्जाम्पल में क्या है? यहाँ हम 2 सक्सेसिव कोलिजन के बारे में बात ही नहीं कर रहे। हमने क्या बात किया है कि किसी समय हमने फोटोग्राफी किया, ठीक है। उस समय हमने देखा कि ये टक्कर के बाद कितना समय व्यतीत कर चुका है? 2 यूनिट के बराबर। यह टक्कर के बाद 5 यूनिट के बराबर। यह टक्कर के बाद 3 यूनिट के बराबर। यह टक्कर के बाद 4 यूनिट के बराबर। यह टक्कर के बाद 2 यूनिट के बराबर व्यतीत कर लिया है। और उन समयों का भी अगर एवरेज लिया जा रहा है तो क्या रिलैक्सेशन टाइम मिल रहा है, ठीक है। कुछ टाइम इंटरवल जो बीते हैं वो रिलैक्सेशन टाइम से ज्यादा है, और कुछ टाइम इंटरवल जो बीते हैं वो रिलैक्सेशन टाइम से कम है, और एक आध टाइम इंटरवल ऐसे भी जो रिलैक्सेशन टाइम के बराबर है। इसका मतलब ये है कि किसी भी क्षण पर अगर कंडक्टर के भीतर उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन्स ने टक्कर के बाद कितना समय व्यतीत किया है उसका एवरेज अगर ले लिया जाए तो वो भी क्या देगा? रिलैक्सेशन टाइम देगा। कैसे देगा? वो ऐसे देगा कि कुछ जो रिलैक्सेशन टाइम से ज्यादा समय व्यतीत कर चुके होंगे, कुछ कम किए होंगे, तो ऑन एन एवरेज जब एवरेज लेंगे तो क्या मिल जाएगा? आपको रिलैक्सेशन टाइम के बराबर का समय मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत है इस टॉपिक में डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब मान लीजिए कि ये कंडक्टर है और बाहर के सेल के माध्यम से हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश किया। यह टर्मिनल पॉजिटिव और यह टर्मिनल नेगेटिव किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर स्टैब्लिश हो गया। तो इसके भीतर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में क्या लगेगा? बल लगेगा। सभी पर, सभी रैंडम मोशन कर रहे हैं लेकिन सभी पर बल इसकी विपरीत दिशा में लगने लगेगा, ठीक है। तो जब विपरीत दिशा में लगने लगेगा तो मान लीजिए कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया उसके थोड़ी देर बाद हमने जो है मैपिंग किया कि सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी क्या है। तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो पाया गया वो v1 पाया गया, दूसरे वाले का v2 पाया गया, तीसरे वाले का v3 पाया गया, डॉट 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 nवें वाले का vn पाया गया, ठीक है। तो आप जानते हैं कि सभी इलेक्ट्रॉन्स पर जब फोर्स लगने लगा है तो फोर्स इज इक्वल क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। और यह फोर्स जो होगा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाएगा। माइनस क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में बल लग रहा है। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन E वेक्टर इज इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस E इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाई m हो जाएगा। m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
और आप जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v इज इक्वल क्या होता है, u प्लस at के बराबर होता है। ठीक है, तो जब पहले वाले इलेक्ट्रॉन को देखा गया उसके ऊपर फोर्स लगने लगा तो वो एक्सेलरेटेड मोशन करेगा। अच्छा, गजब की बात यह है कि सभी इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज समान है, सभी इलेक्ट्रॉन्स का मास समान है, सभी को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया, तो सबका एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो और ये जो है, तो मान लीजिए कि जिस समय हमने डिस्कस के पहले सभी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जिस समय पर बात कर रहे हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, v1 के बराबर है, तो उसकी शुरू की वेलोसिटी कितनी थी, u1। क्यों, थर्मल वेलोसिटी थी। जब आपने लगा दिया है फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से, तब वह τ1 समय के बाद एक्सेलरेशन ए के कारण उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1 हो जाएगी। τ1 क्या है, टक्कर के बाद जो है उसने कितना समय व्यतीत किया। ठीक है, v2 क्या हो जाएगा, u2 थर्मल वेलोसिटी है, प्लस a इंटू τ2 इज इक्वल टू u3 प्लस a इंटू τ3 डॉट 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 vn इज इक्वल टू un प्लस a इंटू τn हो जाएगा। तो भैया एवरेज ले लिया जाए इन सभी के वेलोसिटीज का, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 प्लस vn, एवरेज ले लिया जाए। ठीक है, सभी के वेलोसिटी का एवरेज ले लिया जाए तो क्या होगा, ये सब जुड़ेगा तो थर्मल वेलोसिटी u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस un होल डिवाइडेड बाई n, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a सब में कॉमन हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, τ1 प्लस τ2 प्लस डॉट 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 प्लस τn होल डिवाइडेड बाई n हो जाएगा। व्हाट इज दिस, ये थर्मल वेलोसिटी का एवरेज क्या है, 0, बता चुका हूं। और यह क्या है, एक्सेलरेशन जो है माइनस e इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाई क्या है, m है। और ये एवरेज, ये क्या है, जितना समय इलेप्स हुआ है टक्कर के बाद का, ठीक है, वो समय है। ठीक है, तो उनका एवरेज लिया जाएगा तो रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या हुआ, सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज का किसी क्षण विशेष पर हमने देखा तो उनका औसत जो आ रहा है vn बाई n जो आ रहा है वो आ रहा माइनस e इंटू e बाई m इंटू टाउ। इसमें गजब की बात क्या है, गजब की बात ये है कि हर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है, हर इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेलरेटेड मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। तो अगर कोई भी वस्तु अगर एक्सेलरेटेड मोशन एग्जीक्यूट कर रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी मालूम हो और एक्सेलरेशन मालूम हो तो किसी समय t पर हम उसकी वेलोसिटी बता सकते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु के 2 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और समय t है, तो वेलोसिटी हम जानना चाहते हैं t इक्वल 1 सेकंड पर कितना होगा, 5 इंटू 1 प्लस 2 बराबर 7 हो जाएगा। t इक्वल 2 पर कितना होगा, 2 5 गुना 10 और 2 12 हो जाएगा, पहले 7 था अब कितना हो गया, 12 हो गया। मतलब समय बीतने पर उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। बट यहाँ आश्चर्यजनक चीज क्या है, देखिए जब सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी का एवरेज लिया जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन, ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो एक्सप्रेशन आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाइड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड टू द रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और ये सब कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन यूनिवर्सल कांस्टेंट है। रिलैक्सेशन टाइम जब तक टेम्परेचर नहीं बदलेगा तब तक रिलैक्सेशन टाइम में परिवर्तन नहीं होगा। और जो एक्सटर्नल फील्ड लगाए हैं आप, वो तो सेल पर निर्भर करता है। पूरे एक्सपेरिमेंट में आप सेल मत बदलिए तो ये कांस्टेंट है। इसका मतलब ये चीज कांस्टेंट आ रहा है और ये एवरेज ऑफ वेलोसिटी आ रहा है, ये एवरेज ऑफ वेलोसिटी बराबर दिस मच आ रहा है, दिस वन इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है कि कंडक्टर के भीतर जो इलेक्ट्रॉन्स अब चलने लगे हैं वो एक कांस्टेंट रफ्तार से चलने लगे हैं। देखिए ये सब कांस्टेंट आ रहा है, एक कांस्टेंट रफ्तार से चलने लगे हैं और उसी कांस्टेंट रफ्तार को हम कुछ नाम दे दें, वो नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो दिस इज vd इज इक्वल टू माइनस e इंटू e बाई m इंटू टाउ। ठीक है,
ये जो चीज मैंने पढ़ाई है वो एनसीईआरटी से मैंने पढ़ाई है, द बेस्ट बुक है ना, ठीक है। वहां पर ये इसकी एनालिसिस बहुत अच्छी है। जो ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम वाली बात किया गया वो एनसीईआरटी में बहुत अच्छे ढंग से किया गया है, किसी प्राइवेट बुक में यही चीज मुझे नहीं मिली, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वहां से पढ़ें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन हमें मिल गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल माइनस ई इंटू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम क्या है? द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। एम क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और कैपिटल ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है। ये माइनस साइन क्यों आ रहा है? ये माइनस साइन बस ये बता रहा है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड के विपरीत दिशा में होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो उसका फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो अभी आज यहीं पर रोक देते हैं। हमारा मेन मुद्दा हल हो गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हमें एक्सप्रेशन मिल गया।